नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और दिल्ली में चिदंबरम, जयराम रमेश ने वोट भी डाल चुके हैं वो, और बेल्लारी में राहुल में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 24 साल बाद आज वोटिंग हो रही है और इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। देश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में 9000 डेलीगेट्स वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग से पहले शशि थरूर के लिए चुनाव के नियमों में बदलाव भी किया गया है। थरूर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पोलिंग एजेंट नहीं मिले थे। पार्टी ने जिसके बाद किसी कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट बनाने की हरी झंडी दे दी और कांग्रेस संविधान के मुताबिक वोट डालने वाले डेलीगेट्स ही पोलिंग एजेंट हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और जानेंगे कि जिस दिन का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था और हर दिन इस दिन के लिए नए नए मोड़ जो है वो लगातार सामने आ रहे थे, आज वो दिन आ गया है। आज वोटिंग जारी है। यहां तक कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी वोट डाल दिया है। क्या कुछ कहेंगे? उम्मीदवारी किसकी बनती हुई दिखेगी? देखो सुमित, उम्मीदवारी तो मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वही बनने जा रहे हैं। वो तो मतलब बार बार हमने भी बोला है और बाकी लोगों ने भी बोला है, क्योंकि गांधी परिवार जो चाहता है वो ही होगा। और इसके पहले अशोक गहलोत जी का नाम था, लेकिन जो पूरा जो हमने देखा और जो खेल खेला गया उसके ऊपर भी हमने बहुत सारी चर्चा यही से की थी, न्यूज़रूम में से ही की थी। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि जिस दिन का इंतजार कर रहा था पूरा देश, वो घड़ी आज आ चुकी है। आज वोटिंग चालू है और 9000 से ज़्यादा डेलीगेट्स मतलब कि वोटर जो है कांग्रेस के वो वोटिंग भी कर रहे हैं। मुकाबला है शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में। अब 24 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि गांधी परिवार से बाहर का कोई कार्यकर्ता ये अध्यक्ष पद के पर बैठेगा। अब इस पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उसकी चर्चा तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टली वो ही जीतने वाले हैं। लेकिन बात वो है कि बाहर ऐसा विपक्ष को खास करके समझाना है कि जो आरोप प्रत्यारोप होते रहे कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद है वो गांधी परिवार चाहता है उसको ही मतलब वही बनेगा या गांधी परिवार ही में से कोई सदस्य बनेगा, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस में है वो बताने के लिए या विपक्ष का मुंह पे ताला लगाने के लिए पूरी प्रक्रिया की गई। उसमें शशि थरूर G23 के जो नेता में से आते हैं उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई थी। हालांकि उनको जब जिस राज्यों में वो अपना प्रचार करने के लिए या कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए गए तब क्या हालात थे, उन्होंने अपने मन की बात जो की थी उसकी भी हमने चर्चा की थी। शशि थरूर ने तो वहाँ तक बोल दिया था कि कोई मुझे लेने के लिए या छोड़ने के लिए भी कोई बड़ा नेता आता नहीं है। उसके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जहाँ जहाँ गए वहाँ बहुत सारी तादाद में कार्यकर्ता से लेके राज्य के PCC के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बाद बहुत सारे नेता जो है वो भी उनको मिलने के लिए जाते थे, उनकी बात सुनते थे। तो ये जो गैप जो थी, डिफरेंस जो था वो भी सामने आया है। लेकिन वोटिंग से पहले शशि थरूर के लिए जो नियम में बदलाव किया गया ये भी अच्छी बात है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया कि जहाँ जहाँ उनको जो पोलिंग बूथ पे जो एजेंट उनको नहीं मिल रहे थे, राजस्थान आपने बताया, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, तो किसी भी कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट बनाने की हरी झंडी भी दे दी थी। और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक वोट डालने के लिए डेलीगेट्स ही पोलिंग एजेंट होता है। अब रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो उसके अंदर 40 से ज़्यादा डेलीगेट्स शामिल है जो पैदल चल रहे हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाया गया है। सभी लोगों ने वहाँ पे वोट भी डाला हुआ है। उससे आगे हम बात करें तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी समेत 75 डेलीगेट्स ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में जाकर वोटिंग कर ली है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी थी, फिलहाल 12 बजे हुए हैं, तो
बहुत सारे डेलीगेट्स ने अपने वोट डाल चुके हैं। जो डेलीगेट्स वोट डाल नहीं सके हैं वो भी शाम 4 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया के तहत वहाँ जाएंगे और वोटिंग अपनी मतलब जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है उसमें हिस्सा ले सकेंगे। मतपत्र अपनी पसंद के प्रत्याशी के आगे सही का निशान मतलब टिक मार्क करना है और उसको फोल्ड करके मत पेटी में डालना है। यहाँ पे वो सिक्का जो हम बैलेट पेपर पे मारते थे ऐसा कुछ नहीं है, एक टिक मार्क कर लेना है नाम के आगे और उसको वोट मतलब डाल देना है। ये जो नियम है वो कांग्रेस के जो अंदर के अंदरूनी जो लोकतंत्र के रहते हैं उसी प्रकार से है। शशि थरूर की हम बात करेंगे तो कार्यकर्ता जो है उनके वोट फिलहाल तो भले हम बोल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही जीतेंगे, लेकिन उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की बात बोली है। अब ये 9,000 में से जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर के, अगर वो कांग्रेस में परिवर्तन चाहते हैं तो वो शशि थरूर को भी वोट दे सकते हैं। रही बात शशि थरूर और खड़गे की, तो एक दूसरे को बधाई भी दे दी है और शुभकामनाएं भी दे दी है कि परिणाम जो कुछ हो लेकिन हम सहयोगी तो है। ये बात भी सही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात करें तो उन्होंने बताया कि ये आंतरिक चुनावी हिस्सा है, इससे हम एक दूसरे से कभी भी मतलब दूर नहीं हो सकते। मैत्रीपूर्ण जो भावना है एक दूसरे के सामने वो बरकरार रहेगी। तो ये जो कांग्रेस का एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है ये हेल्दी है वो समझाने की कोशिश भी की गई है। 36 पोलिंग बूथ स्टेशन पे अलग अलग राज्य में बूथ बनाए गए हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया जैसे हम मतलब सुनते आए हैं कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव हो या किसी निकाय का चुनाव हो और पोलिंग बूथ बनाया जाए, पोलिंग एजेंट होता है, वहाँ पे कोई जिम्मेदार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको भी जिम्मेदारी दी गई होगी। लेकिन ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो आखिरी बार 98 में हुई थी। उसके बाद ये जो चुनाव की प्रक्रिया है वो हुई नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद जो थे वो 98 में मतलब चुनाव हार चुके थे और उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जो है कभी कोई चुनौती गांधी परिवार को पिछले 24 साल में मिली ही नहीं है। और शायद इस बार अगर गांधी परिवार से कोई सदस्य ये चुनाव पे होता तो ये 24 साल नहीं और कई साल तक कोई चुनौती दे भी नहीं सकता था, क्योंकि कांग्रेस में जो गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने का एक होड़ लगी हुई है वो फिलहाल मतलब गांधी परिवार से ही राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो उन्होंने स्टॉप कर दिया कि भाई गांधी परिवार में से कोई सदस्य इस चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेगा या अध्यक्ष भी नहीं बनेगा। तो ये नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके पहले नाम आया था जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका, लेकिन वो पूरा सिलसिला हमने मतलब चर्चा कर लिया तो इसे फिर से हम दोहराएंगे। लेकिन खड़गे साहब जो है भले गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन खड़गे साहब गांधी परिवार के आशीर्वाद से आज चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना भी जाएगा। इंटरेस्टिंग वो है कि शशि थरूर जो है वो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में कूद चुके हैं और उन्होंने पहले दिन से ही बोल दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। वो गांधी परिवार से भी मिल चुके हैं, राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत में हिस्सा भी बने हुए थे राहुल गांधी जी के साथ। उसके बाद सोनिया गांधी को भी वो दिल्ली में मिल चुके हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर चुके हैं। तो उनकी इच्छा तो है कि मैं कार्यकर्ता को जो इच्छा है कि एक मजबूत अध्यक्ष कांग्रेस को चाहिए जो विपक्षी दल खास करके भाजपा को टक्कर दे सके। तो शशि थरूर तो मतलब अपने आप में एक, जैसे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो वो 50 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता शोभित रहे हुए हैं और अलग अलग जिम्मेदारी भी निभाई है। तो शशि थरूर की भी हम आज बात कर लेंगे, क्योंकि शशि थरूर जो है वो
मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई आम आदमी से सीधा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतलब जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस डेलीगेट्स के अंतरात्मा की आवाज पर अगर वोट डालने के लिए कह रहे हैं और अगर चुनाव में वो जीत जाते हैं तो ये रिकॉर्ड भी बन सकता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में वो 14 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3 बार वो सांसद बन चुके हैं, 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री बन चुके हैं और इसके पहले वो क्या करते थे, 14 साल पहले क्या करते थे। तो उनका पॉलिटिकल कैरियर का ग्राफ फिलहाल भले कभी नीचे दिखाई दिया ही नहीं है क्योंकि वो 3 बार संसद भी बन चुके हैं, लेकिन इसके पहले वो क्या करते थे वो भी एक इंटरेस्टिंग है। और हम ये जो है वो थोड़ा शॉर्ट में भी हमारे दर्शकों को हम बता पाएंगे। देश विदेश में कुल 5 चुनाव वो लड़ चुके हैं। अब देश में तो ये लड़ चुके हैं, लेकिन विदेश में कैसे लड़ चुके हैं, और एक चुनाव जो है वो हार चुके हैं। और अपनी पॉलिटिकल कैरियर में 5 चुनाव उन्होंने जब लड़े हो तब स्टूडेंट यूनियन से लेकर यूएन महासचिव तक का चुनाव उन्होंने लड़ा हुआ है। और इन 5 का ब्यौरा मैं आपको बताऊं तो 1973 मतलब कि 1973 स्टीफन कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। अब उसके बाद 2006 में यूएन महासचिव का चुनाव जो था उसमें कोफी अन्नान के रिटायर होने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए भी चुनाव लड़ा था और भारत सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ये मुकाबले के लिए शशि थरूर चुनाव में उतरे थे। यूएन के संविधान के मुताबिक सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य इसमें वोट डाल सकते हैं। अब अमेरिका के वीटो की वजह से इस चुनाव में थरूर की हार हुई थी और यूएन के महासचिव वो नहीं बन पाए थे और थरूर भारत लौटे और कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। अब इतनी बड़ी हस्ती हो जो यूएन का चुनाव भी, महासचिव का चुनाव भी लड़ सके और 2009 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो ये पूरी इंटरेस्टिंग घटना है उनके लिए। अब मैं आपको बताऊं कि पीएचडी की डिग्री 22 साल में ले ली थी, तो ये शशि थरूर ने ली थी। 22 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी और यूएन में नौकरी भी की हुई है। लंदन में उनका जन्म हुआ है और शशि थरूर अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से की भले की, लेकिन लंदन में उनका जन्म हुआ था और दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे उनकी पढ़ाई हुई है, एमएचडी हुई है, एमए हुआ है। लेकिन 22 साल की उम्र में जब पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली और फ्लेक्चर स्कूल के इतिहास में सबसे कम उम्र के ये विद्यार्थी भी रह चुके हैं और उसके बाद यूएन में विशिष्ट पदों पर उन्होंने काम भी किया है और वो 30 साल तक काम किया है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब शशि थरूर की हम बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो सब जानते हैं, लेकिन शशि थरूर कौन है, तो आज ये मुझे बताना चाहिए था और मैंने ये मौका मतलब उठा लिया है कि शशि थरूर उनकी जिंदगी में सुपर स्ट्राइकर भी रहे हैं। जी शोभित। बिल्कुल, निश्चित ही तौर पर शशि थरूर जो हैं वो कई उन्होंने उपाधियां भी हासिल की और बहुत अच्छे वक्ता भी माने जाते हैं, क्योंकि देश में नहीं विदेश की ही नीतियों में कई बार वो जो है सवाल जवाब करते हुए भी अपनी छाप उन्होंने अलग से छोड़ी थी। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहते हैं कि लगातार अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, 19 अक्टूबर को इसके नतीजे आ जाएंगे, कोई भी अध्यक्ष पद बनेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है चांसेस ज्यादा है, लेकिन हम बाय द वे शशि थरूर भी बन जाते हैं, चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए, या इन दोनों में कोई भी एक बन जाता है, तो उसके बाद जो है बनने के बाद में कांग्रेस को संभालने के लिए क्या क्या बड़ी चुनौती होंगी, क्या क्या बड़े काम करने होंगे, जिससे जहां जो कांग्रेस है जहां पर उसका ग्राफ खत्म होता जा रहा है वो किस तरीके से मजबूत होती हुई दिखेगी। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी पहली चुनौती किस तरीके जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये जो सबसे पहली चुनौती है कि कांग्रेस को एक साथ लेके सभी जो वरिष्ठ नेता है वो राज्य के हो या राष्ट्रीय स्तर के, सभी को एक टेबल पे लाना है जो गुटवाद में जुटवाद में बटे हुए हैं। सबसे मुश्किल काम अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है तो ये है,
और दूसरा है G23 के जो नेता है उनमें से शशि थरूर भी है, और पहली मीटिंग जो थी 2022 में वो भी उनके घर पे ही हुई थी। तो G23 के जितने नेता फिलहाल कांग्रेस के अंदर बचे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन जितने नाम बचे हुए हैं उन लोगों को भी साथ लाना होगा। उनको बगावती नज़र से देखा जाए या उनकी कोई बात सुनी न जाए तो कांग्रेस को नुकसान ही है। अब शशि थरूर जो है वो तो फिलहाल कांग्रेस में ही है। उसके पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो अपनी पार्टी बना के मतलब सक्रिय हो चुके हैं। कांग्रेस की राजनीति को कश्मीर में धक्का देने की बात मतलब जो लग रही है वो भी सच सामने आई हुई है। कांग्रेस को बहुत बड़ी कड़ी चुनौती अगर दे सकते हैं तो वो गुलाम नबी आज़ाद है, जो पीढ़ कांग्रेसी नेता थे, 50 साल तक कांग्रेस में रहे और सेवा भी की है। तो ऐसे ऐसे जो मतलब दिग्गज नेता थे, बुद्धिजीवी वर्ग में जो गिने जाते हैं, उन लोगों को साथ में लाना होगा। वो राज्य में भी है, स्टेट लेवल पे भी है, जिला स्तर पे भी है और राष्ट्रीय स्तर पे भी है। जैसे शशि थरूर मानते हैं कि कार्यकर्ता की हमको सुननी पड़ेगी और कार्यकर्ता को हमको साथ में लाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। ये सबसे बड़ी बात है और उन्होंने की है। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं फिर भी ये चुनौती है, या शशि थरूर बनते हैं फिर भी ये सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को एकजुट करना है। अगर भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम की हम कल ने जो चर्चा की थी, अगर कांग्रेस मजबूती से उभर रही है ये यात्रा के दौरान, तो उसका लाभ अध्यक्ष को उठाना चाहिए। वरना ऐसा होगा कि राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर पदयात्रा की, लेकिन उसके बाद जो परिणाम था वो सिर्फ शून्य मिला है। ऐसा ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस राज्यों से नामशेष धीरे धीरे हो रही है या हो चुकी है, उसमें भी उसको सत्ता तक पहुंचना है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, दक्षिण के सभी राज्य। एक जमाना था कांग्रेस उसके ऊपर राज करती थी और राज्य सरकार में बहुत सालों तक राज किया है। और मैं वहां तक नहीं रुकूंगा, मैं लोकसभा तक जाऊंगा। 8 से 8 साल पहले भी कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री भारत देश का था। 8 साल के पहले जब जब गठबंधन हुआ तब तब कांग्रेस को भले गठबंधन करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री तो कुछ अपवाद के बाद भी कांग्रेस के ही मिले हैं। लेकिन संपूर्ण बहुमती तक जाना, जैसे फिलहाल भाजपा को मिली है, जनादेश भाजपा को मिला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीटों के आंकड़ों के साथ बैठे हुए हैं उसी आंकड़ों को भी छूना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो कांग्रेस को एकजुट करना पड़ेगा, उसके बाद ये मुमकिन है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, लेकिन ये 300 के ऊपर के अंक जो है वो पाना तो वैसे भी मुश्किल है। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए अभी अध्यक्ष पद बनने के बाद अग्नि परीक्षा होना बाकी है, और किस तरीके से जो नव निर्वाचित अध्यक्ष बनेगा वो किस तरीके से कांग्रेस की कमान को संभालेगा और क्या क्या परिवर्तन करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि दिल्ली में राजनीतिक हलचल और राजनीतिक गर्मी फिर से एक बार बढ़ गई है। और लगातार कह सकते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती आई है कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई है, और लगातार वो ये चाहती है कि भारतीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो ईमानदार कार्यकर्ता है, ऐसा कहना अरविंद केजरीवाल का, उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है दिल्ली में। आज उससे ही बड़ी खबर एक निकलकर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है आज दिल्ली में, और इस दौरान दिल्ली के मुखिया केजरीवाल बोले हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह है। ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है। थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे। सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में आबकारी नीति बनाने और उसको लेकर जो है सीबीआई ने कल सम्मन भेजा था मनीष सिसोदिया को, और लगातार उसको लेकर आज पूछताछ भी जारी है दिल्ली में। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार की मनमानी है,
है। और लगातार अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि लगातार जिस तरीके से गुजरात चुनाव में हमारी बढ़त बनती हुई दिख रही है, इससे जो है भारतीय जनता या केंद्र में बैठी सरकार घबरा गई है और लगातार इसके चलते जो है मनीष सिसोदिया को सीबीआई के द्वारा सम्मन भेजा गया है और इसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। और इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और उनसे ही जानेंगे कि आज की ये जो गिरफ्तारी को लेकर, अभी गिरफ्तारी हुई नहीं है लेकिन इसको लेकर भी केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होगी और जब तक जो है गुजरात नतीजे सामने नहीं आ जाएंगे तब तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटनाक्रम के ऊपर, क्योंकि लगातार शराब जो नीति है, आबकारी नीति है, इसको लेकर दिल्ली में भूचाल मचा हुआ है। सत्येंद्र जैन जो है इसको लेकर अभी वो भी गिरफ्तार हैं, वो भी अभी तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि उनकी मानसिक स्थिति अभी सही नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था और इसके बाद में ये बड़ी, जबकि सीबीआई के द्वारा कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की भी जो है घटना सामने आई थी और इसके बाद में बयान भी सामने आए थे उनके तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये साफ किया गया था कि सीबीआई ने जरूर या ईडी ने जरूर छापेमारी की है पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। जो कुछ करना है, आप जितनी बार पूछताछ के लिए बुलाओगे हम आएंगे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है यानी कि केंद्र में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी मनसा सही नहीं है, उसी के चलते ये सब ताना बाना बुना जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, और आज फिर से जो खबर आई कि जैसे कल ही आ गई थी लेकिन आज तो सीबीआई दफ्तर में उनकी जो पूछताछ जारी है वो लगभग 45 मिनट से जारी है और आबकारी नीति बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है उसी सिलसिले में ये पूरा मामला है। अब देखो, केजरीवाल सरकार और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, उनकी एक मास्टरी वो है कि जब भी उनके किसी भी नेता को, किसी भी मतलब कार्यकर्ता को अगर कोई कार्यवाही कोई करता है, कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी मामले में कुछ हो या कोई सरकार का उसमें हस्तक्षेप ना हो लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का कहीं पे विरोध हो जाए, फिर भी सीधा निशाना सत्ता पक्ष के ऊपर वो चला ही लेते हैं। अब ये मनीष सिसोदिया की बात है तो उन्होंने इमोशनल कार्ड तो खेल दिया है और आज का नहीं, बहुत दिनों से खेल लिया है। जब पहली बार ये सब पूछताछ हुई थी सीबीआई की या ईडी की, तब से लेके आज तक बहुत बार छापेमारी हुई है पूरे देश भर में, बहुत बार उनसे पूछताछ भी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। अगर उनका वो कहना है कि ईडी को या सीबीआई को कुछ नहीं मिला फिर भी हमको परेशान कर रही है, तो सरकार सत्ता स्थान में बैठी है, इतनी मूर्ख तो है नहीं कि बार बार मनीष सिसोदिया को समझ भेज दे या सीबीआई जो मतलब जांच एजेंसी है, उनका आरोप है कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, तो मैं तो सीबीआई जांच एजेंसी है उनकी भी बात कर लूँगा कि वो लोग के पास कुछ मिला ही नहीं है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो ये बार बार मनीष सिसोदिया को या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हो उनको कथित भ्रष्टाचार के केस के सिलसिले में क्यों बुलाते हैं? इतने गैर जिम्मेदाराना तो ये पूरा एक तंत्र है नहीं, या सरकार को भी अपनी आबरू या इज्जत की तो थोड़ी बहुत तो चिंता होगी ना। तो फिर भी मनीष सिसोदिया को समझ भेज के क्यों बुलाया जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? अब ये तो इस सवाल का, ये क्यों का सवाल का जवाब तो सीबीआई या ईडी के प्रवक्ता दे सकते हैं, लेकिन मैं उतना समझता हूं कि सरकार, जो केंद्र सरकार हो या केंद्र सरकार के अंडर में ये सीबीआई या ईडी जो आती है, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उन लोगों ने तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। क्योंकि देखो, मुझे इतनी समझ में आती है कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव सिर पे है, तो केंद्र सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है तो क्यों ऐसी हिलचाल करेगी कि आम आदमी पार्टी को मौका क्यों दोगी बोलने के लिए या इमोशनल कार्ड खेलने के लिए? इसका मतलब सीधा है कि कुछ तो सीबीआई या ईडी के हाथ में लगा हुआ है
और मनीष सिसोदिया से भले वो आरोपी नहीं है या उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि मनीष सिसोदिया से वो जानना चाहते हैं, इसलिए उनको बुलाते होंगे। और रही बात मनीष सिसोदिया की, तो उन्होंने तो ओपन तौर पे बोला हुआ है, आज तो बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला था। अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि वो भगत सिंह है आज के, तो घबरा क्यों रहे ना, वहीं पे जाके वो बोल रहे हैं कि पूरा सहयोग करूंगा। तो मैं समझता हूं कि वो वहां जाके पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। तो इसका हंगामा खड़ा करके अगर आप नीट एंड क्लीन है तो इसका हंगामा खड़ा करने की जरूरत क्या है, कहाँ है। हम महाराष्ट्र का एक उदाहरण ले लेंगे, जो संजय राउत है, उनके ऊपर भी ईडी का सकंजा जो था पिछले 2 महीने पहले मतलब उनके मतलब गले तक पहुंच चुका था। तब तक वो हंगामा खड़े करते रहे थे कि ईडी ये है, सीबीआई ये है, जिसको जो करना है वो कर लो, ये वो। क्या हुआ? पूरी नवरात्रि भी जेल में कस्टडी में गुजारनी पड़ी। मैं समझता हूं उसके बाद ये दिवाली, उसके ऊपर आज सुनवाई है, हम चर्चा करेंगे कल, लेकिन आज जो सुनवाई चल रही है उसमें उनको दिवाली घर पे करने को मिल रही है या जेल में करने को मिल रही है। तो जेल में डालने के लिए कुछ तो वजूद सीबीआई हो या जांच एजेंसी किसी भी राज्य की हो या केंद्र सरकार की हो, उसके पास कुछ होगा, तब ये न्याय पूरी प्रक्रिया है ना, न्याय प्रक्रिया है। क्यों उनको मतलब सीबीआई की एक तरफी बात तो वो कोई सुनेगा नहीं, उनके भी वकील होंगे, वो भी दलील करते होंगे। संजय राउत की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? उसका मतलब सीधा है कि कुछ ना कुछ तो मतलब जांच एजेंसी के पास है। तो इसी केस में हम इनकी बात कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल जो है वो हो या कोई भी नेता हो, उनको ट्वीट रीट्वीट ये अपनी पंखे फड़फड़ाना बंद कर देना चाहिए और सहयोग देना चाहिए, जैसे वो बता रहे हैं। और रही बात जो प्रामाणिकता की, तो पूरा देश को अगर भरोसा है आम आदमी पार्टी की सरकार पे, और वो जैसे बोल रहे हैं कि हमारे जैसा प्रामाणिक राजकीय पार्टी कोई है ही नहीं, तो अपने खुद का सर्टिफिकेट वो खुद क्यों दे रहे हैं ना, खुद ही दे रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट भले अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया बोले कि हमको किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम प्रामाणिक है, लेकिन वो सर्टिफिकेट अब ईडी या सीबीआई देगी अगर कुछ घपला किया है। तो अगर घपला नहीं किया है तो ईडी भी बोलेगी कि भी ये संपूर्ण प्रामाणिक है, दूध के धोए हुए है, और उस दिन का इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करने के लिए हमसे। तो कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को पूछताछ के लिए जब बुलाया गया था तो उसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई की रेड कराई गई, कुछ नहीं निकला। मेरे बैंक लॉकर को तलाशा गया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गाँव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल मुझे यानी कि आज बुलाया है और हमसे पूछताछ करेंगे, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा और जीत हमेशा जो है वो सत्य की ही होगी। तो लगातार कह सकते हैं दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। मनीष सिसोदिया से जो है वो सीबीआई पूछताछ कर रही है और लगातार देखेंगे इस पूछताछ के बाद में क्या नतीजे साथ में आते हैं, क्या निकलेगा, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। तो फिलहाल आज न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहेंगे अगर वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.kalamkartav.com पर जाकर वो खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।